हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, हमने क्लास 7 का हिस्ट्री जो पढ़ा है अभी तक, उसमें और जो है आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अब तक हमने जो है कुछ दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ा, उनकी जानकारियाँ इकट्ठा की। अब हम उनके इतिहास के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ और बातें ध्यान में रखने वाली बात है। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ठीक है, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यह लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बताते थे कि जन्म सिद्ध अधिकार, अगर राजा है तो वो राजा ही रहेगा, अगर मंत्री है तो उसका लड़का मंत्री ही बनेगा। ये जन्म सिद्ध अधिकार बताते थे कि आप ऐसे ही करिए। ठीक है, दूसरे को जो है चांस ना मिले। और जो है लिंग भेद पर आधारित, इसमें लिंग भेद जरूर करते थे। जैसे पुरुष है महिला है, उसमें लिंग भेद करते थे। पुरुषों को जो आगे आने का चांस मिलता था, महिलाओं को नहीं। इसके बारे में बताया गया है। और सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी के जन भी उसे स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश पसंद नहीं थे। उस सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में कुछ हम आपको बता दें। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, जो मैंने अभी आगे बताया। और लिंग भेद में स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधित अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण तुम स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हो। चलिए, अब रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार। लेखक ने क्या लिखा है रजिया सुल्तान के बारे में। मिनहाज सिराज को सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते और उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे अधिक आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश व वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा, ठीक है, रुद्रमा देवी, जो 1262 से 1279 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दता। दिद्दता जो थी 980 1003 में, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, और आपको लगता है कि रजिया का विचार भी यही थे, तो आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों होता है? इसके बारे में कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब विचार करिए। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दिल्ली सल्तनत का विस्तार, जिसको गैरीसन शहर से साम्राज्य तक देखा जाएगा। आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, राजको जो इसमें काजकोट, नंदना, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में, मुल्तान, ठीक है, अब उच्च देवल जो कच्छ, ये सारी चीज़ें मैप पे है, जो कि तंब हिंद, कोहराम, ब्यास नदी, सतलुज नदी, रावी, चेनाब,
झेलम नदी, सिंधु नदी, ये सारी नदियां जो पहले भारत में थी, पहले पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उस समय का ये नक्शा है। ठीक, चलिए। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों के संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुदूर बंगाल, ठीक है, दिल्ली से जो दूर बंगाल में सिंध गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। जैसे कि आपको मालूम है कि जो दिल्ली से सुदूर जो थे बंगाल और सिंध गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, जो कि दूर थे, ठीक है, उसमें बगावत युद्ध और ऐसी घटनाएं होने की आशंका ज़्यादा थी और उनसे संपर्क जो है उस समय टूट जाता था, जब वहाँ बाढ़ आ जाए, कभी मौसम खराब हो जाए, कभी बारिश हो जाए, तो वहाँ आने जाने में कठिनाई होती थी। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों के से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो कि जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको खलजी बोलते हैं, और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना से दोआब से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से जो है खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय से अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली और दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसे सूबेदार और प्रशासक मुकदमों का फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण की सीमा तक और कितना प्रभावी था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, पंजाब दिल्ली से कहाँ से, दिल्ली, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, ठीक है, मांडू, देवगिरी, यादव, वारंगल, काकतीय, होयसन, द्वार समुद्र, तांजूर, मदुरै, ठीक है, पांड्यन सैनिक अभियान जो चलाया जाता था, बंगाल की खाड़ी, कड़ा, ठीक है, ये सब जो है इसमें था। चलिए अब हम चित्र देखेंगे, जो कि चित्र 2 हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें हैं, ठीक, जो कि यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर के देहली एक पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह
तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों अब मस्जिद के बारे में हम थोड़ा आपको बता दें। यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद या जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियां में से एक अधिक सम्मानी और विद्वान पुरुष को इमाम, जिसको नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार को नमाज दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा जिसको किबला कहा जाता है। अब ये हमारे अतीत में जो आपको मैं दिखा दूं, ये चित्र है बेगमपुरी मस्जिद। यहाँ मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँ पनाह विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद जिसको के तौर पर बनाई गई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उसका गेट था। अब ये दिल्ली, आप इसको ध्यान से देखिए, दिल्ली के सुल्तानों ने नए उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का। ठीक है, चलिए ये चित्र था आपका मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में। यह उनके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब ये बोध को उत्पन्न, ठीक है, का बोध उत्पन्न करने का भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चित्र जो था ये जमाली कमाली मस्जिद जो 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित हुआ था। ठीक, चलिए आप चित्र 2, 3, 4, 5 की तुलना कीजिए। दोस्तों इसमें जो है पूछा जाएगा, बुक लेके बैठेंगे तो आप जान सकते हैं कि कौन कहाँ का जो है मस्जिद है और उसमें तुलना करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है या कौन उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में जानकारी आपको बुक में और कॉपी में लिखनी है। तो चलिए हम अगले पॉइंट में फिर से मिलेंगे जो कि पॉइंट अपना रहेगा खिलजी और तुगलक वंश अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक पर एक नज़र। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना वीडियो आप लोग देख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।